नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 102nd एपिसोड है और जैसा आप लोगों को हमने बताया ही कि अब सवाल जवाब मंगलवार की जगह आपको संडे को देखने को मिल रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको समय मिल पाए और आप आराम से तसल्ली से बैठ के इसे देख पाएँ, क्योंकि अमूमन सवाल जवाब का वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा होता है। यदि आप पहली बार सौदागर के वीडियो से जुड़ रहे हैं तो आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की और पहला सवाल ले लेते हैं। संदीप सांगले जी हैं, इन्होंने लिखा है, आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स पुणे का रियल एस्टेट मार्केट कैसा रहेगा? जो रेट्स अभी हैं उसमें कितना चेंज हो सकते हैं? ओवरऑल मार्केट कैसा रहेगा? प्लीज मेक अ वीडियो। देखिए संदीप जी, सवाल बड़ा अच्छा है और आपने यहाँ पे एक सुझाव भी दिया कि इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। जरूर कोशिश रहेगी कि इस पर डिटेल वीडियो बनाए जिससे सारे एस्पेक्ट पॉइंट वाइज इसमें कवर किए जा सकें। लेकिन सवाल जवाब में इसको लेने के पीछे मकसद ये है कि थोड़े में इसका जवाब दे दिया जाए। देखिए, आप किसी भी लोकेशन का फ्यूचर इस बात से समझ सकते हैं कि उसका पास्ट कैसा रहा है। अगर आप पुणे के ओवरऑल मार्केट की बात करेंगे तो एक अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पे डिमांड सप्लाई का गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि जो सप्लाई है वो डिमांड के अकॉर्डिंग ही है। ऐसा नहीं है कि सप्लाई बहुत ज़्यादा है बाकी मार्केट के मुकाबले, जो कि भारत में आप अलग अलग हिस्सों का देख सकते हैं। पुणे में वो चीज़ थोड़ी कंट्रोल जरूर है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है पुणे के लिए। दूसरा, यहाँ से महज 200 किलोमीटर के अंदर में जो मुंबई मौजूद है, वहाँ पे रियल एस्टेट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे मौजूद काफ़ी लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और पुणे में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना घर, अपना आशियाना बना चुके हैं और वो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, पूरे पुणे के मार्केट को इस तरीके से समराइज नहीं किया सकता। इसमें कई जो है कैटेगरी में डिवाइड करना होगा लोकेशंस को उनके पोटेंशियलिटी के हिसाब से। देखिए, किसी भी रियल एस्टेट लोकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी कनेक्टिविटी। वो कितना स्ट्रांगली कनेक्टेड है किसी भी अच्छे लोकेशन से, किसी अच्छे हाईवे से, जिससे कि ईजिली वहां पे ट्रेवल किया जा सके। दूसरी चीज, वहां पे ड्राइवर्स आसपास कौन से मौजूद हैं? ड्राइवर्स यानी कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, जैसे आईटी हब्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया, ये सारी चीजें। सेकंड आता है, क्या सारा कुछ उस माइक्रो लोकेशन में भी डेवलप होना है या बहुत सी बेसिक चीजें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी हो गया, बेसिक सुविधाएं जो है क्या मौजूद हैं या अभी होनी है? अगर वो होनी है तो उस पर थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कितना भी समय लग सकता है। अगर आप अलग अलग हिस्सों को जो है एसेस करिए, तलेगांव के ले लीजिए जो हाईवे से काफ़ी अंदर रहे, तलेगांव दभाड़े को आप ले लीजिए, और भी और हिस्से जैसे ईस्ट मार्केट में आप जो है वाघोली के बकोरी रोड को आप ले लीजिए। इन सारे सेक्शन ऐसे हर लोकेशन में है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे बहुत से प्रोजेक्ट 10 साल पहले लॉन्च हुए पर उनका जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही स्लो रहा है। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पे बेसिक सुविधाएं मौजूद नहीं थी और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होते होते काफ़ी समय लगा। वहीं जो डेवलप्ड लोकेशन थे, जहाँ पे आसपास आईटी पार्क थे, कनेक्टिविटी स्ट्रांग थी, रोड मौजूद थे, बेसिक सुविधाएं जो है आसपास थी, वहाँ का रेट बहुत तेजी से भागा है। तो जब कभी भी आप रियल एस्टेट में निवेश करने जा रहे हैं तो सबसे पहले लोकेशन को वरीयता दीजिए कि वो लोकेशन कैसा है, इसे असेस करिए। इसके बाद आप बिल्डर के रेपुटेशन को देखिए, उसकी लेगेसी कैसी है, क्या टाइमली पोजीशन दिया है, क्या क्वालिटी डिलीवर किया है। यदि नहीं किया है तो और अच्छे से तफसील करने के बाद ही आगे डिसीजन लीजिए। उसके बाद जो इन्वेंट्री, जो प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर क्या खूबियां हैं, क्या आपके हिसाब से चीज़ें मिल पा रही हैं, आपके बजट में है कि नहीं, ये सारी चीज़ों पे आपको कहीं ना कहीं स्टडी करनी चाहिए और उसके बाद ही आपको फाइनल डिसीजन लेना चाहिए। आज के समय में होता क्या है, आप जल्दबाजी में खरीदते हैं, आप निकलते हैं, कोई मिल गया आपको, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आप इमेजिनेशन हर चीज़ का अच्छा ही करते हैं। और अच्छा इमेजिनेशन करने के चक्कर में क्या होता है, कई बार आपसे गलतियां हो जाती हैं। इसलिए हर एक बायर को हम लोग सलाह देते हैं, आप समय लीजिए, आप डिस्कस करिए, आप जाके ग्राउंड पे देखिए और जब स्टडी कंप्लीट हो जाए, आप पूरी तरीके से कन्विंस हो जाएं, आप पूरी तरीके से इंफॉर्मेटिव जितने भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उससे आप लैस हो जाएं, जैसे हथियार से आप लैस हो जाते हैं, तब जाके आप अपने डिसीजन को फाइनल करिए। इसमें जहां कहीं भी आपको सौदागर की मदद लगती है, हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। कोशिश रहेगी इन पर्सन कंसल्टेशन दिया जाए और जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया संदीप जी कि इस पे एक डिटेल वीडियो जल्द बनाने की कोशिश रहेगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विवेक सिंह जी हैं, इन्होंने लिखा है, हाय, आई हैव बुक्ड फ्लैट इन सितंबर 21 एंड डन एग्रीमेंट ऑन 23 नवंबर 2021. आई एम चेकिंग महारेरा प्रोजेक्ट यूनिट डिस्क्लोजर and found my flat agreement date is showing 13 March 21, which is not as per my agreement date. What are the
स्टेप डू आई नीड टू टेक इन दिस सिचुएशन? ऑलरेडी डन ईमेल कम्युनिकेशन विद डेवलपर फॉर सेम एंड वेटिंग फॉर रिप्लाई, थैंक्स इन एडवांस। देखिए विवेक सिंह जी, आप बात कर रहे हैं महारेरा पे आप गए होंगे, जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड होता है वहाँ पे नीचे डेवलपर को टाइम टू टाइम क्वार्टरली ये चीज़ डिस्क्लोज करनी होती है, आपने कितने इन्वेंट्रीज का जो है कितनी इन्वेंट्री सोल्ड हो चुकी है और उसका एग्रीमेंट डेट वहाँ पे डालना होता है। आप कह रहे हैं कि आप में 13 मार्च 2021 का डेट दिखा रहा है, जबकि आपने नवंबर 2021 में अपना एग्रीमेंट किया है 23 नवंबर के दिन। देखिए इसमें जो चांसेज हैं वो ये लगते हैं कि ये यूनिट पहले ही बेची जा चुकी थी और बाद में ये कैंसिल हुई होगी। हो सकता है कोविड की सिचुएशन की वजह से कैंसिल हुआ हो, या कई बार क्या होता है डेवलपर जब स्टैम्प ड्यूटी ले लेता है बायर्स का तो वो चीज़ मेंशन कर देता है कि ये चीज़ एक तरीके से सोल्ड हो चुकी है, वो डेट भी कई बार वो डाल देते हैं। बाद में अगर वो यूनिट कैंसिल हो रहा है तो अपडेटेड लिस्ट जब वो डालेंगे तो शायद उसमें अपडेट हो जाए या फिर वही पड़ा रहे। तो एक बार आप जो मेल कम्युनिकेशन किए बहुत अच्छा है, डेवलपर की तरफ से प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। इसमें मुझे चांसेस यही लगते हैं कि शायद पहले बुकिंग हुआ है और फिर कैंसिल हुआ है और दोबारा आपने उसे खरीदा है। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, आपने डायरेक्ट डेवलपर से खरीदा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक बार आप क्लैरिफिकेशन के लिए जो मेल डाले हैं उसका रिप्लाई आ जाने दीजिए। आगे बढ़ते हैं, संकेत गाढ़े जी हैं, इन्होंने लिखा है, हाय सौदागर टीम, इज सेंट्रल एंड स्टेट कोविड पोजीशन एक्सटेंशन डिफरेंट? Just to remind you, I did my agreement in March 21 after first COVID extension and had agreement date as December 22. Considering second COVID wave extension, I should receive position by June 23. But as per builder, it seems they are considering December 23. Could you please give your comment on this? We would like to know tentative date of possession from you so that we can plan our interior work in advance. देखिए इसको दो भागों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा 2 से 3 सवालों में से बांट देते हैं। संकेत जी, आपने पहला ये चीज़ पूछा है, क्या सेंट्रल की तरफ से और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पोजेशन के डेट्स में एक्सटेंशन अलग अलग दिए गए हैं? बिल्कुल नहीं। होता क्या है, सेंट्रल एक्ट क्या है? रेरा। रेरा क्या है? रेरा का मतलब क्या है? रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जब इसे इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाता है तो हर स्टेट अपने जोन के हिसाब से उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं और उसके बाद उसको फोर्स में लाया जाता है स्टेट के अंतर्गत। अब महारेरा रिस्पॉन्सिबल है महाराष्ट्र के लिए, तो दोनों बार जो एक्सटेंशन हुआ है वो महारेरा ने ही एक्सटेंशन दिया है। उसके पीछे रीजन हम सभी को पता है, एक तरीके से आउटवर्ड जो है सारे लेबर्स वगैरह जा रहे थे, मटेरियल जो है प्रॉपरली मूव नहीं कर पा रहा था, मटेरियल शॉर्टेज भी था, तो इसके मद्देनजर रखते हुए 6-6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। अब ये 6-6 महीने कैसे था? 2020 में जो वेव आई उसका एक्सटेंशन का जो डिसीजन लिया गया वो अप्रैल में लिया गया। अप्रैल से सितंबर तक के बीच में जो है एक्सटेंशन दे दिया गया, क्योंकि उसी बीच ज़्यादा इम्पैक्ट था। अगर 1-2 महीने से चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं तो उसे रिज्यूम करने में समय लगता है, जिसके अंतर्गत ये 6 महीने का एक्सटेंशन लिया गया। अच्छा, मेन जो आपका एक्ट है सेंट्रल एक्ट रेरा 2016 का, उसमें है कि फोर्स मेजर क्लॉज में ऐसे एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं। तो ये फोर्स मेजर क्लॉज में लिया गया कोविड को और एक्सटेंशन दे दिया गया, जो कि लेजिटिमेट है। अब बात आती है कि आप एग्रीमेंट कर रहे हैं मार्च 2021 में, यानी कि जो पहला एक्सटेंशन हुआ है उसका नोटिफिकेशन डेवलपर को आ चुका है, उनको रिवाइज्ड महारेरा सर्टिफिकेट भी बाय डिफॉल्ट जो है उनके वेबसाइट पे अपलोडेड कर दिया गया है। अब उनको टेक्निकली जो पोजीशन डेट देना चाहिए उस समय से जब वो कैपेबल हैं पोजीशन देने के लिए, तो वही यानी कि जो 6 महीने का एक्सटेंशन हो वही कंसिडर होना चाहिए, जैसा आप समझ पा रहे हैं। पहली चीज इसमें महारेरा ने ही एक्सटेंशन दिया है। जब दूसरा आपका एक्सटेंशन मिलता है पोजीशन का 2021 में अप्रैल के बीच में, तो इसमें भी एक चीज साफ कर दी गई, 15 अप्रैल से 14 सितंबर 2021 के बीच में 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जिनका पोजीशन 15 अप्रैल या उसके बाद आने वाला था उनको 6 महीने का एक्सटेंशन और मिल गया। यानी मान लीजिए किसी को पोजीशन जो है 15 अप्रैल के पहले उनका डेट था, 14 अप्रैल 2021 भी रहा हो, तो भी उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे जो 6 महीने का पहला एक्सटेंशन था उसका, तो वो पहला एक्सटेंशन इंक्लूड करके, क्योंकि वो दिया गया आपका अप्रैल से सितंबर के बीच। मान लीजिए किसी का पोजीशन मई में आने वाला था, तो मई से लेके अक्टूबर नवंबर तक उनको एक्सटेंशन मिल गया, लेकिन उनको सेकेंड एक्सटेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि सेकेंड एक्सटेंशन कब दिया जा रहा है? 15 अप्रैल 2021 के दिन, जबकि इनका जो एक्सटेंडेड डेट था वो पहले ही गुजर चुका है। तो इस तरीके से एक्सटेंशन लिया गया। लेकिन हाँ, इनका पोजीशन दूसरे वाले पोजीशन एक्सटेंशन के ही बाद आने वाला था, तो इनके साथ दूसरा वाला एक्सटेंशन अप्लाई तो होता है, लेकिन जो पहला एक्सटेंशन
हो चुका था उसके बाद आपने एग्रीमेंट किया है, तो बाय डिफॉल्ट जो इन्होंने डेट कमिट किया है वो उस जो है पोजीशन डेट को कंसीडर करके, यानी कि एक एक्सटेंशन को कंसीडर करके ही दिया गया है, ऐसा अंडरस्टूड है। तो आप इस पे जो है डेवलपर से बात कर सकते हैं। कहीं आपको समस्या लगती है तो महारेरा का दरवाजा आप खटखटा सकते हैं, इसमें कोई जो है समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं, उस्मान शेख जी हैं। उस्मान शेख जी ने लिखा है, हाय ऑल योर वीडियोज आर रियली इंफॉर्मेटिव एंड हेल्प अस टू इंक्रीज आवर नॉलेज ऑन रियल एस्टेट। आई हैव ए क्वेश्चन, देयर इज ए प्लॉटिंग प्रोजेक्ट विच इज सेती ना विकास जोन गुंठेवारी, बट ए सोसाइटी इज फॉर्म्ड एंड इन दैट a small developer has developed 6 guntha plot. Is this legal? What developer has constructed, and if we want to buy a flat in it, what precaution we have to take? देखिए उस्मान शेख जी, पहली चीज, अगर गुंठेवारी में कोई भी कंस्ट्रक्शन है तो गुंठेवारी एक्ट बीच में एक आया था कि जिसमें गुंठेवारी को रेगुलराइज किया जा रहा था। अगर उन लोगों ने गुंठेवारी रेगुलराइज किया, उसके कुछ सर्टेन क्लॉज थे, लास्ट डेट दिया गया, उस पर हमने डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है तो कोशिश करेंगे आई बटन पे आपको वो चला दें और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दें आपको। तो उस डेट तक जिन्होंने भी रेगुलराइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, जिसमें साइड मार्जिन होना चाहिए, जो वहाँ की तय एफएसआई वैसा होना चाहिए, और रोड के साइड में आपके मेजनिन वगैरह, लॉफ्ट वगैरह नहीं होने चाहिए प्रॉपर। अगर इस तरीके से आपका एक गुंठेवारी पे कंस्ट्रक्शन हुआ तो उसे रेगुलराइज किया गया है। अब वहाँ के जितने एंटिटी हैं वो लोग मिलकर अपना एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बना लिए या फिर कोई सोसाइटी बना लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है 6 गुंठे का, तो आप पहले देख लीजिए क्या वो आर जोन कराने के बाद हुआ है, क्योंकि अगर सोसाइटी फॉर्म हुआ तो एक एंटिटी बनी, तो अगर वो 25 एकड़ के ऊपर है तो हो सकता है लोगों ने अप्लाई करके उसे एनए करा लिया होगा, ये मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ। अगर नहीं कराया है तो 6 गुंठे पे लीगल कंस्ट्रक्शन किस बेस पे कर रहे हैं, क्या उसे ग्राम पंचायत पीएमआरडीए सैंक्शनिंग दे रही है? अगर दे रही है तो उसे वेरीफाई करा लें। उसके बाद आप जो है एक बार अच्छे लॉयर से भी सलाह ले लीजिए, तभी इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ऐसे केस में ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा हो और वहाँ पे जो है आप खरीद लें और बाद में आपको समस्या आए। तो इस बात का चेक जरूर कर लें, उसके बाद ही आगे बढ़ें। सबसे पहले आप देख लें कि उसका जोनिंग क्या है। आप कह रहे हैं सेतीना विकास जोन है तो फिर उस पर कोई ऑर्गेनाइज कंस्ट्रक्शन इस तरीके से नहीं हो सकता है। अगर वो आर जोन किया गया है तो फिर एक बार आप देख लीजिए कि आर जोन हुआ है तो किस तरीके से हुआ है, और उसको सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन है वो भी चेक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं अगले सवाल को। शुभम रवाती जी हैं, इन्होंने लिखा है, हेलो सर, आई एम रेगुलर वॉचिंग योर वीडियोस, थैंक यू फॉर मेनी अपडेट्स फॉर रियल एस्टेट चरोली बुद्रुक एंड खुर्द वी इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा। मतलब आप ओवरऑल कह रहे हैं कि आप रेगुलरली देखते हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये पूछना चाह रहे हैं कि चरोली बुद्रुक और चरोली खुर्द में निवेश करना, इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा। देखिए, जिन्हें नहीं पता है कि चरोली खुर्द और चरोली बुद्रुक ये कहाँ पे हैं, तो आप ये देख लीजिए, पुणे नॉर्थ के अंतर्गत आप इसे पकड़ सकते हैं। अगर इसे पुणे नॉर्थ ईस्ट कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। इस सेक्शन में इंद्रायणी रिवर बह रही है, जो कि लोनावला की साइड से आती है, आपका आलंदी वगैरह क्रॉस करके, जहाँ पे संत ज्ञानेश्वर महाराज का टेम्पल भी है, उसके सामने से जो नदी आ रही है वो इंद्रायणी नदी है। वो जब आगे बढ़ती है तो एक तरीके से वो दो लोकेशन को बनाती है। एक तरफ यानी कि जो आपका नॉर्थ की तरफ लोकेशन है, नदी के नॉर्थ की तरफ, वो बन जाता है खुर्द, और जो आपका साउथ की तरफ है नदी के, वो बन जाता है बुद्रुक। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। अगर आप देखें तो ये पीसीएमसी के अंतर्गत आते हैं, और यहाँ पे आप कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट अच्छा देख पाएंगे और फ्यूचर में भी अच्छे होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे रोड वाइडनिंग और वाइड रोड के काम भी चालू हैं। जैसे आप प्राइड वर्ड सिटी के पीछे देखें, जो कि चरोली बुद्रुक में आता है, वहाँ पे स्पाइन रोड का काम हो रहा है और काफ़ी वाइड रोड, और वहाँ पे अभी पॉपुलेशन डेंसिटी भी ज़्यादा नहीं, उसके बावजूद उस रोड पे काम तेज़ी से चल रहा है। तो एक तरीके से सूचक है कि बीसीएमसी कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है। तो इस नज़रिए से अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और आपको अच्छी डील मिल रही है, डेवलपर का रेपुटेशन अच्छा है, टाइमली पोजीशन देते हैं, क्वालिटी देते हैं, तो आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म में चाहिए, आप जो है एक रिकरिंग इनकम भी देख रहे हैं, तो फिर आपको बाकी लोकेशन भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अभी ऐसा आसपास कोई जॉब ड्राइवर्स नहीं मौजूद है जहाँ के लोग वहाँ पे जाके रेंटल पे आपका फ्लैट लें। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, कैपिटल एप्रिसिएशन के हिसाब से वो चीज़ अच्छी है, लेकिन लेने के तुरंत बाद जैसे ही पोजीशन होता है, आपको रिकरिंग इनकम मिलता रहे, उसके लिए कहीं ना कहीं अभी उसमें पोटेंशियल उतना नहीं है। जब रोड बनके तैयार हो जाएगा, आसपास कुछ आईटी एक्टिविटीज़ होंगी जो कि अभी नहीं दिख रही हैं, तो जाके उसमें आपको रेगुलर एक इनकम मिलने का, रिकरिंग इनकम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
तो इस बात का ध्यान आप जरूर दें। आगे चलते हैं, आशीष पटेल जी हैं, इन्होंने लिखा है इज इट वर्थ बाइंग ए प्रॉपर्टी एट खराड़ी पुणे। आगे आपने एक सवाल और रखा है, एंड व्हाट अबाउट जेन एलीट। देखिए आशीष पटेल जी, खराड़ी में प्रॉपर्टी खरीदना बिल्कुल फ्रूटफुल हो सकता है, कंसिडरिंग आपके रिक्वायरमेंट किस तरीके से है, क्या आप यहीं पे रहना पसंद करते हैं, क्या जॉब आपका आसपास है, या फिर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। देखिए इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है। आखिर खराड़ी के पीछे जो पिछले 10 सालों में आप देखें कि रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि खराड़ी में अपना खुद का ड्राइवर मौजूद है, यानी कि आईटी कंपनीज हैं। जैसा हमने पहले इसका जवाब दिया कि एक स्ट्रॉन्ग जो फैक्टर होना चाहिए वो यहाँ मौजूद है। दूसरी चीज़, अगर हम सिर्फ खराड़ी की बात करें तो यहाँ पे इंटरकनेक्टिंग रोड काफ़ी हैं जो नगर रोड को भी कनेक्ट कर रहे हैं, और पीछे जो इनका रिवर फ्रंट रोड बन रहा है उसे भी आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक रोड का जाल बन रहा है जिससे कि इंटरनल ट्रैफिक नहीं हो रही है। जरूर आपको ट्रैफिक नगर रोड पे मिल सकता है, या फिर इसके आगे आप मुंडवा, हड़पसर, मगरपट्टा की तरफ बढ़ते हैं, एमरोरा की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ ट्रैफिक है। केशव नगर की तरफ भी है, क्योंकि वहाँ रोड वाइड नहीं, उनका अपना खुद का ड्राइवर नहीं मौजूद है, और जो ब्रिज अटका हुआ था वो भी लंबे समय से बना नहीं है, अब जाके उस पर काम चालू हुआ है। तो ये सारे फैक्टर जो इसके दोनों तरफ जो है कहीं ना कहीं ट्रैफिक कंजेशन करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर खराड़ी में ये एक बेनिफिट, एक जो है प्लस पॉइंट जरूर है। लेकिन अगर आप इसके निगेटिव पॉइंट को देखें तो यहाँ पे ग्रीनरी थोड़ी कम है। जो अनडेवलप्ड प्लॉट है वहाँ पे ग्रीनरी जरूर है, लेकिन कोई आपको जैसे कॉरपोरेशन की तरफ से गार्डन एरिया ऐसा कुछ नहीं है। ये लगातार पेपर पे ही बताया जा रहा है डेवलपर्स के द्वारा, कब बनेगा, कब रियलिटी होगी, ये देखने वाली बात रही। अगर ये हो जाता है और प्लांटेशन ड्राइव एक अच्छे तरीके से यहाँ कर दिया जाए तो ये आने वाले डिकेड में काफ़ी अच्छा लोकेशन हो सकता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी मौजूद हैं, और वाटर रिजर्वायर बनाने की भी सख्त ज़रूरत है कि इतना साफ पानी यहाँ पे बरसता है बारिश में, अगर हम उसे इकट्ठा कर लें, जितने भी प्रोजेक्ट हैं अगर वो वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट को प्रॉपर जो है वर्किंग कंडीशन में रखें तो पानी की समस्या भी कहीं नहीं हो सकती है। ये सिर्फ समस्या ये है या तो जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, इंडिविजुअल घर बनाए जाते हैं, या बड़ी सोसाइटी बनाई जाती हैं, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग सिर्फ नाम के लिए दे दिया जाता है, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होती। यही कारण है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता और पानी की समस्या लगातार बनी रहती है, क्योंकि साफ पानी इतना ज़्यादा हमें प्रकृति देती है, बारिश में देती है। अगर उसका संचय हम 20 से 30% भी कर लें तो आने वाले 2-3 साल तक हमें वाटर स्कैर्सिटी नहीं हो सकती है। तो इन बातों का ध्यान देना चाहिए, इसमें कॉर्पोरेशन को भी आगे पहल करनी चाहिए, और जो यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं मुहिम चला के इन बातों यानी कि प्लांटेशन पे, वाटर हार्वेस्टिंग पे ध्यान जरूर देना होगा। और कॉर्पोरेशन अगर यहाँ पे गार्डन वगैरह बनाते हैं तो जो भी गुंठेवारी में रेगुलराइज हो चुके हैं कंस्ट्रक्शन, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक प्ले एरिया, एक ओपन स्पेस मिल जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। जो आपने अगला सवाल पूछा है जेन एलीट के बारे में, तो उसका रिव्यू हमने कर दिया है, आई बटन पे प्रेस कर लीजिए, प्लीज़ देख लीजिए। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, नहीं तो हमने आपको बताई है, क्वेरी कंसर्न फॉर्म डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ क्लिक करिए, अपनी समस्या हम तक थोड़े में पहुँचा दीजिए। आगे चलते हैं। पंकज वर्मा जी हैं, ये लिख रहे हैं प्लीज़ मेक ए इंटीरियर डिजाइनिंग वीडियो आफ्टर बाइंग ए फ्लैट विच इज़ नेसेसरी फॉर ए फ्लैट ओनर। देखिए पंकज वर्मा जी, बहुत अच्छा सवाल है, कोशिश रहेगी इस पे वीडियो बनाएं। लेकिन यहाँ पे क्यों लिया गया है, क्योंकि मैं एक सलाह आप लोगों को देना चाहूँगा, जब कभी भी आप अपना घर खरीद रहे हैं रहने के लिए, तो जैसे ही आपको फ्लैट मिलता है कृपा करके उसमें बहुत ज़्यादा इंटीरियर वर्क मत कराइए। कारण क्या है इसके पीछे मैं बताता हूँ। आपका इमोशन जुड़ा हुआ और आप सोचते हैं सब कुछ करा डालूंगा, एंट्री गेट से लेके टॉयलेट और जितने भी आपके कॉरिडोर हैं, पूरा पूरा फर्नीचर से आप उसे जितना भी कहिए, प्लाईवुड से, सलमाइका से, तमाम चीज़ों से जो है आप उसे सजा डालेंगे। पर क्यों मैं मना कर रहा हूँ, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको घर भविष्य में अपग्रेड करना पड़े। कई केसेस हमारे पास ऐसे भी आए हैं कि हमें वो वास्तु कंप्लायंट अब नहीं लग रहा है, और कई लोगों से हमने जो एक तरीके से वास्तु के जानकार, उनसे हमने पूछा तो अब हमें वो चीज़ से एग्जिट होना, मैं नए घर में जाना, ये भी एक कारण हो सकता है, भले कम हो। दूसरी चीज़, मुझे वो सोसाइटी अच्छी नहीं लग रही, मुझे अब लोकेशन स्विच करना है। ऐसी कोई भी सिचुएशन बन सकती है कि आपको शिफ्ट करना पड़े। अब होगा क्या, जो आपने इंटीरियर में पैसा लगा दिया इमोशन के चक्कर में, वो आपको रिटर्न में उतना नहीं मिलने वाला। मान लीजिए आपने इंटीरियर में 20 लाख खर्च कर दिए, तो कोई उसका ज़्यादा आपको 2 लाख 3 लाख रुपए दे सकता है, पर आपके इंटीरियर वर्क के लिए आपको 20 का 15 लाख रुपए नहीं देने वाला है। तो आपको वार्डरोब की ज़रूरत है, करा लीजिए। आपको बाहर मेन डोर पे सिक्योरिटी डोर की ज़रूरत है नेट के साथ, जिससे आप अपना मेन डोर ओपन रखें, और उस जो आपका आयरन का गेट है उसे बंद रखें जिससे वेंटिलेशन वगैरह हो सके, उसे करा लीजिए।
आपको श्योर है ऑब्वियस है वो करानी है, तो बेसिक चीज़ें आप करा लीजिए। कई लोग फॉल सीलिंग भी कराने लगते हैं, पूरा इंटीरियर जो है जैसे मैंने बताया आपको एंट्रेंस से लेके लास्ट तक पूरा भर देते हैं, उसमें काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, कई बार इसके लिए लोन भी ले लेते हैं, कई बार जो होम लोन है उस पर टॉपअप भी ले लेते हैं। ये बिल्कुल आप लोगों को एडवाइजेबल नहीं है। उस पैसे को बचाइए, कहीं और निवेश करिए। आप जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको जानकारी है, रियल एस्टेट, स्टॉक, जहाँ भी आपको ठीक लगे, पर अपने पैसों को अपने पास रखिए, उसे इंटीरियर में बेफजूल खर्च मत करिए। जहाँ तक रही बात की जो बेसिक इंटीरियर करानी है, तो आप आसपास में जो इंटीरियर वाले मौजूद हैं उनसे कोटेशन लीजिए, उनसे बात करिए, उन्होंने क्या काम किया उससे उसका वीडियो मंगवाइए, हो सके तो आसपास देख लीजिए, उसके बाद आप चयन कर सकते हैं कि हमें किससे जो है इंटीरियर कराना है। तो ये चीज़ है, कोशिश करिए कि कभी भी जो आपके फ्लैट की कॉस्ट है उससे 5-7% के ऊपर जो है इंटीरियर मत कराइए कॉस्ट में। मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का आपका फ्लैट है, तो कोशिश करिए उसमें इंटीरियर का काम 5 से 6 लाख बहुत ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं कराना है। अब उसमें आप क्या क्या करा सकते हैं आप देख लीजिए। मैं एक अपनी तरफ से आपको फार्मूला दे रहा हूँ, ये आपके हिसाब से और अगर कम रख सकें तो बहुत अच्छी बात है। जब आपको लगे कि भाई अब मुझे फाइनल यहीं रहना, सब कुछ ठीक लग रहा है, तो आप कभी भी इंटीरियर करा सकते हैं। उसके लिए अगर मान लीजिए कभी आपको 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए कहीं इधर उधर शिफ्ट भी करना पड़े तो कोई बुराई नहीं है, और पैरेलली वर्क उस पर हो सकता है। आप लगा नहीं ये तो बहुत मुश्किल, तो उसके लिए आप 20 लाख रुपए जो कमा रहे हैं, लगा रहे हैं आज के लिए, वो 20 लाख रुपए कहीं और लगा दिए, वो आपके लिए काम करेगा, और तब वो 20 लाख रुपए हो सकता है 30 लाख रुपए बन चुका हो, और उसमें इंटीरियर में कितना ही फर्क आने वाला है, और आपको तब आइडिया भी लग जाएगा हमें रियल में कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। विशाल चौधरी जी हैं, इन्होंने लिखा है मुझे 3000-4000 स्क्वायर फीट प्लॉट लेके उसके ऊपर फ्लैट सिस्टम के तहत अपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट करना है। क्या आप हम सबको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि प्लॉट कैसे होना चाहिए, फ्लैट बेचने से मुनाफा होगा या लॉस, ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। देखिए विशाल चौधरी जी, पहली चीज़, अगर आप छोटा प्लॉट ले रहे हैं तो पहले ये देख ले क्या वो आर जोन में मौजूद है, और जो छोटा प्लॉट आप देख रहे हैं क्या उसका सरकारी मोजनी जो है हो चुका है, यानी कि जो उसका फ्रेगमेंटेशन पार्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी बड़े प्लॉट के हिस्से में से वो छोटी चीज़ बेच दी गई है पर उसे अलग नहीं कराया गया है। इस प्रोसेस को जरूर चेक कर लें। अगर वो अलग कराया गया है तो सरकारी मोजनी उसकी मौजूद होगी, वो आर जोन में होगा। उसके बाद आप उसे सर्च टाइटल कराइए, पूरा जो ब्यौरा है 40-50 साल का पिछले, वो किसका था, कैसे था, कोई लिटिगेशन है नहीं, ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी आपकी। उसके बाद आपको आगे बढ़ना। अब आप कह रहे हैं कि ऐसे सिस्टम में बना के फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। अब आपको ये समझना है कि हमारे टारगेटेड कस्टमर्स क्या होंगे, हम किस तरह के अपार्टमेंट को बनाना चाह रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है, क्या उसे तुरंत बेच देना है या रख के उसे रेंटल भी कमाना है, क्या आप उसे जॉइंट वेंचर में जा रहे हैं या खुद ज़मीन खरीद के खुद ही कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, प्लस आपका ध्येय क्या है, लोगों को घर मुहैया कराना, बेस्ट ऑफ द क्वालिटी देना, या फिर सिर्फ मुनाफा कमाना। अगर सिर्फ मुनाफा कमाना है तो ना आप मुनाफा कमा पाएंगे, ना क्रेडिबिलिटी कमा पाएंगे, और ना ही आप जो है आने वाले समय में बहुत बड़े डेवलपर बनने की संभावना आपकी रहेगी। कारण क्या है कि आप हर एक चीज़ लगाते वक्त उसमें मॉनेटरी टर्म के बारे में सोचेंगे, प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचेंगे, और कहीं ना कहीं उसके क्वालिटी में और तमाम चीज़ों में फ़र्क जरूर आ जाएगा। तो पहले एक ध्येय बनाइए, एक एम बनाइए कि आप किस लिए ऐसा करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। ऐसे लोग जो बड़े सोसाइटीज़ में अच्छे लोकेशन में नहीं खरीद पा रहे हैं, हम उन्हें घर दिलाएं। हमारी लागत अगर 30 लाख आ रही है, चलो प्रॉफिट 10-15 लाख रुपए पकड़ भी लें तो हम एक अच्छा खासा घर उन्हें दिला पाएं। अगर आप इस मकसद के साथ शुरुआत करते हैं तो आप क्वालिटी भी दे पाएंगे, टाइमली पोजीशन भी दे पाएंगे, और थोड़े प्रॉफिट के साथ आप अपना क्रेडिबिलिटी भी बना पाएंगे, जिससे आने वाले समय पे आप उसे आसानी से इनकैश कर पाएँ। और अभी के समय पे जब आप उस चीज़ को कर रहे हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और वो बायर को आप बता भी पाएंगे, और बायर उसे सेम चीज़ को वहाँ पे देख भी पाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। और शुरुआती कंस्ट्रक्शन है, पहला कंस्ट्रक्शन अगर आप करने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि थोड़ा कंस्ट्रक्शन ऊपर आ जाए, उसी में रियल फ्लैट में आप जो है एक रियल फ्लैट बना के लोगों को दिखाइए, देखिए ये हमारी क्वालिटी है, ये कोई सैंपल फ्लैट नहीं है, ऐसा ही फ्लैट हम देने वाले हैं। तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपके ऊपर भरोसा लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, जल्दी कर पाएंगे, और आपका उद्देश्य भी अच्छा रह पाएगा। लोग जो आपके साथ जुड़ रहे हैं वो भी एक अच्छे मकसद के साथ, अच्छे फ़ायदे के साथ आपसे जुड़ पाएंगे। आशा करते हैं साथियों आप सभी को सौदा घर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए, हमें प्रोत्साहन मिले। यदि आप पहली बार जुड़े हैं सौदा घर से तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको तमाम जानकारियां लगातार मिलती रहें, और आपकी तरफ से हमें मिलता रहे आपका आशीर्वाद। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।